राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका सीटेट का पेपर आने वाला है 21 तारीख को है। तो आज मैंने इससे पहले की क्लास में आपको सीडीपी कराया था। आज मैं आपको इसमें मैथ कराए दे रहा हूँ। और आज इस सेट के बाद मैं आपको कंटिन्यूस क्लास करा दूंगा। एक एक सेट एक एक वीडियो में करा दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैथ का। 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के। उसके बाद आपके ईवीएस के 30 होंगे, इंग्लिश हिंदी के 30 होंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो पहले तो संख्या पता लगाओ, ठीक है, दोनों। उसके बाद आपने दोनों संख्या लिख ली, सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो उसके जो क्या है, संख्या के अंतर को जब 15 से, तो इनका जो अंतर कितना आया, अंतर आया 8,999। इसको 15 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचना चाहिए वो बता रहे हैं। भाग दिया तो शेषफल होगा कितना होगा वो आपको बताना है। 11, 12, 13, 14। तो भाग दिया तो आपका शेषफल बच गया 14। बहुत ईजी था। चलिए अगला प्रश्न है, 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े और 1000 बराबर हैं तो आपके कितने हैं। ये आपका हो जाएगा 311। देखिए 11 इकाइयाँ आपने कर दी प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े 1000। तो 12 सैकड़े 1200, 10 दहाइयाँ 100, 11 इकाइयाँ 11, 1311। और 1311 माइनस 1000 तो आपको बचा 311। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपका जो प्रश्न है वो है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर है। तो आपको मैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपका हो गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम, ठीक है। तो आपका इसमें जो है वो है डी 295। ये देखते हैं कैसे। 15, 20, 25 ये सबसे छोटा सारगुणज। एलसीएम आपका निकाल लिया तो आपका एलसीएम कितना हो गया 300। एचसीएफ आपने निकाला तो एचसीएफ भी आ गया 5 और 300 माइनस 5 तो आपका 295 सही उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है। अगर आप इनको करो, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। आप दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ यही वीडियो सुन भी लेते हैं तो भी आपका सीटेट निकल जाएगा। गुणनफल 201 इंटू 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। 65, 66, 67, 68। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बी है आपका 66। 201 इंटू 105 इक्वल टू 21,105। तो माना 21,105 में संख्या x जोड़ने पर संख्या 21,171 प्राप्त होगी। तो 21,105 प्लस एक्स 21,171 आपने माइनस कर दिया कितना 66। तो आपका 66 जोड़ने पे 21,171 प्राप्त होगी। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आपको सब कुछ दिया है, एक निकालना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, आपको ना पता हो, 21,105 इधर पॉजिटिव है, प्लस में है, लेकिन अब बराबर के इधर उधर करते हैं तो उसका जो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो मतलब जोड़ होगा तो घट जाएगा और माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या में 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या में आधा भी खिलाड़ी नहीं हैं, आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है निम्न क्या है। तो आपको दिया हुआ है 3/4 जो दिया है और लड़कों में आधे, ठीक है। तो 380, 400, 420, 450। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो इनका जो तिहाई है वो टोटल वो निकालना पड़ेगा कि खिलाड़ियों की संख्या तब निकलेगी। तो कुल विद्यार्थी 1260, 2/3 हैं लड़कों की संख्या में, तो 1260 इंटू 2/3 840 हो गए। और लड़कियों की संख्या में अब आपका लड़के 840 हैं तो लड़कियां कितनी बची 420। अब वो पूछ रहे हैं खिलाड़ी लड़कों की संख्या कितनी है। 840 टोटल थे लड़के और 3/4 वो थे आपके, उसमें से खिलाड़ी, तो 630 हो गए। लड़कियां 420/2 क्योंकि आ रही थी 210 और इनको हमने जोड़ दिया तो आपका निकल आया 630 प्लस 210 840। और विद्यालय में विद्यार्थी संख्या जो खिलाड़ी नहीं है तो 1260 में से 840 माइनस कर दिया, 420 आपका उत्तर हो गया। चलिए 3/8 आर देयर इन 9/4
9/4 में कितने, 3/8 हैं। तो ए 3, बी 6 और बहुत आसान है, सी 9 और डी 12। तो आपके बी 6 होंगे 9/4 में, वो कितने 6 3/8 होंगे। ठीक है, कैसे निकाला ये देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। ठीक है, अब इसमें कुछ कठिन नहीं है, आपका साफ साफ दे रहा है कि कितनी सब्जी से दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज खरीदी और 1 किलो 800 ग्राम आपकी क्या खरीदी, टमाटर। माइनस कर दो भैया, माइनस करोगे तो 3.650, टमाटर का भार 1.800, आपने माइनस कर दिया तो आपका कितना आ गया, आपका सही उत्तर आ गया डी, 1 किलो 850 ग्राम आपका सही उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है आपका 4 सेंटीमीटर। आइए देखते कैसे। 1/2 सेंटीमीटर 225 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 225 × 2, तो आपका 450 किलोमीटर हो गया। 450 किलोमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 किलोमीटर इजकल टू 1/450 सेंटीमीटर। 1800 किलोमीटर 1/450 × 1800, 4 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर आ गया। अतः 1800 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। चलिए 7 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न सेकंडों की संख्या के बराबर है। 3 घंटे, 3 1/2 आवर्स, 4 घंटे और 4 1/2 आवर्स। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका एक दिन में मिनटों की संख्या 24 × 60, क्योंकि भैया 24 घंटे होते हैं 60 मिनटें होती हैं, तो 1440 मिनट हो गई। 15/2 दिनों में मिनटों की संख्या 15/2 × 1440, तो 10,800 सेकंड, 10,800/60 180 मिनट, 180/60 3 घंटे। तो आपका जो सही उत्तर आ गया वो आ गया 7 1/2 मिनट में 3 घंटे सेकंडों की संख्या के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घना भाकर बक्से जिसकी बीमाएँ 7.2 मीटर गुणा 5.4 मीटर गुणा 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं निम्न है 2592, 2594, 2596 और 2598। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा 2592। 30 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना हो गया, भुजा का क्यूब, तो 0.3 का क्यूब हो गया, मीटर में हमने चेंज कर लिया तो 0.027 मीटर हो गया आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ इन्होंने सॉल्व कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 7.2 × 5.4 × 1.8 तो 69.984। अब घनाभ का आयतन अब बटे घन का आयतन, तो ये आपका निकल के आ गया 2592। चलिए अंग्रेजी के अक्षर एच और ई में समकोणों की कुल संख्या है 5। अब इसमें कितने समकोण बनना है ये आपको बताना है, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ आपके सही उत्तर है 8। आइए देखिए यहाँ कैसे बन रहे हैं, एच में और ई दोनों बने हुए हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, और इधर 5 6 7 8, तो कितनी संख्या है, 8 समकोण बन रहे हैं। चलो एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 145 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4 इंटू वर्ग की भुजा ए, तो ए आपका निकल के आ गया, ये रहा आपका सही उत्तर और वो आ गया आपका 180। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे सरल प्रश्न है ये आपका। ये संख्याएं दी हुई हैं 25 विद्यार्थी, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं और आपको बताना है कितने विद्यार्थियों को 55 और 75 के बीच में। तो 55 और 75 को छोड़ के जो बीच की संख्या है सब काउंट कर लो, आपका सही उत्तर आ जाएगा बी 11। यहाँ इन्होंने बीच की कहा तो 56, 57, 57, 58, 62, 62, 64, 68, 71, 71, 72। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी टेबल दी है, इस टेबल को बड़ा ध्यान से पढ़ो जब भी टेबल आए, क्योंकि उससे फिर एक प्रश्न नहीं ज़्यादा प्रश्न आते हैं और आपका अगर एक आपको नहीं आया तो लगभग आपको फिर सारे नहीं आएंगे। तो आइए टेबल को थोड़ा देखते हैं। निम्न तालिका के एक दुकानदार सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, 65, 40, 30, 50, 20, 70। तो अब ये पूछ रहे हैं दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या का और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो आप क्या बोल रहे हैं, देखिए आपका इसमें बोल रहे हैं रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तक। तो आपका रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई तो 60, 60, 120, 125 आपका हो गया। अब वो बोल रहा है शुक्रवार और बुधवार 70 + 50, ये आपका 120 हो गया। अब इसमें अंतर निकालना है 70 प्लस, तो आपका अंतर ऑप्शन देखिए, आपका ए सही उत्तर है 5 हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 2 × 1 2, 3 × 2 6, 5 × 3 15 और आपका 7 × 4 28, 11 × 5 55। देखिए यहाँ पर 2 × 2 तो आप 2 × 1 2, तो 1 यहाँ बढ़ा के लिख दिया 3 हो गया। 3 × 2 तो आपका हो गया 6। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 × 2 2 बढ़ा के लिख दो 5 और 3 को वैसे ही 5 × 3 15। अब 3 बढ़ा के लिख दो, नहीं यहाँ पे हाँ 2 बढ़ा के लिख दो, आपका हो गया 6 7, तो आपका 4 और 7 4 11। अब आपका फिर यहाँ पे इन्होंने 4 बढ़ा दिए तो कितना आ गया 55। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने 13 × 6 17 × 7, अब ये हमें बताना है 9 19 होगा आपका। तो यहाँ पे इन्होंने अब आपके 4 बढ़ाएंगे 19, हाँ 4 बढ़ाएंगे 23 आ गया। 23 × 9 सही था। चलिए आपका हो गया 207। चलिए अब आपके मैथ के सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं से है कि संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। संक्रमिता, मापन, नमूनों और परिकलनों। तो आपका दोस्तों जो सही उत्तर है, यहाँ कोड दिए हुए हैं, आपका सही उत्तर डी, ए बी और डी आपका सही उत्तर है। प्राथमिक श्रेणी के बच्चे के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। तो आपका सही उत्तर हो गया, जो आपका हुआ वो हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। संक्रामिता, तर्क के आधार पर समस्याओं को हल करना, जैसे पहला और दूसरों के बीच, तीसरे या चौथे के बीच। सेकंड, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना होता है। परिकलन, गणना करने योग्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने आपका 50,067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणाओं को स्थापित नहीं कर पा रहा है। बच्चा केवल 2 अंक की संख्याएं पहचानता है। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ने में शिक्षक की नाकामी। बी आपका सही है, सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा नहीं कर पा रहा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के
गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, संख्या संक्रियाएँ, रिक्त स्थान संबंधी समझ, गणितीय पहेलियाँ आदि हल करना। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्ट की ओर ले जाएगा। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, सी है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर देखें और पेपर 1 पेपर 2 दोनों की देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो आपका संख्या ज्ञान में विद्यार्थी की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। और है आपका पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। आपके कोड दिए हुए हैं तो आपका सही उत्तर है बी, अकेला केवल बी, केवल बी आपका सही उत्तर है। पाठ्यचर्या को गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, रिक्त स्थान संबंधी समझ के विकास, प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? वो है आपका बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण के बच्चे की समझ को आंकना, और है आपका पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। और डी है आपका यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, अभ्यास के लिए दिए गए सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, परीक्षाओं का आयोजन करना, और श्याम पट पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो ये आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्कूल में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? ए, अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, 3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, सी 2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, डी है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों के अधिगम सम्मिलित होने चाहिए। तो आपका सही उत्तर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही है आपका ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड डी, सी एंड डी। तो बी है आपका एकदम सही उत्तर, बी है ए एंड बी। NEP 2020 की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। NEP 2020 अब 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करने के साथ साथ अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए।
एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा का विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है, औपचारिक कलन विधियों को समझ में बाधा डालता है, छोटे बच्चों को खाली समय देता है, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा, अवधारणात्मक अधिगम में सहायता देता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? मानक संदर्भित परीक्षा, मानदंड संदर्भित परीक्षा, नैदानिक परीक्षा और उपचारिक शिक्षण। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, सी है नैदानिक परीक्षा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं? आपका कथन है, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ना चाहता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। तो शिक्षण विधियां आपकी दी हुई हैं। आइए, एक चतुर्भुज शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणन धर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो बी है, ओनली सेकंड आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाओं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम के रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? लिखित अभ्यास का अभाव, माफ़ करिएगा, कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ और शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो सी आपका सही है, वो है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने का सहायता करेगी? परियोजना, सहयोगी अधिगमकार, पेपर पेंसिल टेस्ट और योगात्मक आकलन। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों डी, ए और बी। ए और बी आपका हो गया परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य। यहाँ पे दोस्तों आपके मैथ के प्रश्न खत्म हुए। अगली क्लास में आपको ईवीएस के सारे प्रश्न मिल जाएंगे और उम्मीद है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।